Hi, hello to everyone. This is Kavi Sayas, and we are going to deal a very important topic: South China Sea dispute. ये डिस्प्यूट कोई आज का नहीं है, ये डिस्प्यूट तब से चल रहा है जब से चाइना ने अपना 9 डैश लाइन का जो मैप है उसको रिलीज किया था। 1947 की मैं बात कर रहा हूं। उस समय से, ऐसे तो पहले से भी चाइना क्लेम करता है, लेकिन 1947 में जब इसने 9 डैश लाइन का मैप रिलीज किया तो जितने सारे भी कंट्रीज थे उनके साथ जो कंटेंशन था, जो प्रॉब्लम थी बॉर्डर को लेकर के, वो बढ़ गया। पहले तो ये समझते हैं कि साउथ चाइना सी आखिर लोकेटेड कहाँ पर है। यू कैन सी आउट हियर, ये चाइना का मेन लैंड है और उसके नीचे का रीजन जो है उसे साउथ चाइना सी कहते हैं। साउथ चाइना सी बॉर्डर शेयर करता है बहुत सारे कंट्रीज के साथ। यू कैन सी आउट हियर, ये जो है वो वियतनाम है, उसके नीचे ये जो है वो मलेशिया का रीजन है, और ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ना, दिस इज ब्रुनई। उसके बाद फिलीपींस यहाँ पर है, और ये आप देख सकते हैं ताइवान। अब पॉइंट यही है कि साउथ चाइना सी में किसका प्रभुत्व कितना रहेगा उसको लेकर के लड़ाई है, और चाइना इस पूरे रीजन का 90% क्लेम करता है। इसी के वजह से चाइना का जो लड़ाई है वो फिलीपींस के साथ है, उसका मलेशिया, ब्रुनई, वियतनाम और इवन ताइवान के साथ मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर के लड़ाई है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस एंटायर प्रॉब्लम कि रीजन क्या है इस कंट्रोवर्सी के पीछे, इस लड़ाई के पीछे। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि साउथ चाइना सी जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है उस रीजन का, क्योंकि वहां से लार्जर अमाउंट ऑफ ट्रेड जो है वो गुजरता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पर ऑयल रिजर्व्स भी हैं। इस चीज को हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, कितना ऑयल है, कितना ट्रेड गुजरता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का कारण है वो है ये 9 डैश लाइन, जिसको 1947 में चाइना ने रिलीज किया था इस मैप को। इस 9 डैश लाइन, ये जो यू शेप्ड आप देख रहे हैं ना, यू कैन सी आउट हियर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द 9 डैश लाइन। और पहले तो ये 9 डैश लाइन जो था ना वो 11 डैश लाइन था। यू कैन सी आउट हियर, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे जोड़ दूं ना तो ये 11 डैश लाइन हो जाता है, जिसमें कि ये वियतनाम के नीचे का ये जो पार्ट है जिसको गल्फ ऑफ टोंकिन कहते हैं, वो भी कभी चाइना क्लेम किया करता था। लेकिन उसके बाद चाइना ने ये क्लेम छोड़ दिया और ये जो गल्फ ऑफ टोंकिन है वो पूरी तरह से वियतनाम का पार्ट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो 9 डैश लाइन है वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो कितना ज़्यादा फिलीपींस के नज़दीक है, वो आपका मलेशिया के नज़दीक है, ब्रुनई को टच करता है। और इन सब कोई का मेन जो कारण है ना वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाना बाय द चाइना। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है और किस तरह से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के तहत चाइना ये सारे रीजन को अपना बताता है, इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मैं इस स्लाइड में वही लिखा हुआ है जो अभी मैं बता रहा था कि 1947 में सबसे पहले क्योमिंतांग पार्टी जो चाइना की थी उसने ये मैप को रिलीज किया था। उसके बाद फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जब कम्युनिस्टों का रूल आया तो उसने भी इसी मैप को जारी रखा। 9 डैश लाइन क्या है, 90% ऑफ द जो साउथ चाइना सी का रीजन है उसके ऊपर क्लेम जो है वो 9 डैश लाइन करता है। इसमें बहुत सारे रीजन आ जाते हैं जिस पर चाइना अपना क्लेम करता है, चाहे वो स्प्रेटले आइलैंड हो गया, चाहे वो पार्सल आइलैंड हो गया, चाहे वो स्कारबॉग रीफ हो गया। ये सारे जो रीजन हैं वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन मल्टीपल पार्टीज इन दिस साउथ चाइना सी। नाउ मैं अभी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा था उसको समझते हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि पूरा जो मैटर है ना हम उसको समझ सकते हैं इसी पॉइंट से। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन ने ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट लाया बाय अ ट्रीटी दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। अब अनक्लॉज की जो ट्रीटी थी वो 1982 में आई और 1994 तक ये सारे कंट्रीज ने इसको साइन किया और वो क्या हुआ, रेटिफाई हो गया। नाउ आपको ये समझना पड़ेगा कि इसी के जरिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट आया। अब ये क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसको समझते हैं। अगर कोई भी रीजन का ये हम बेस लाइन देखते हैं, ये मान लीजिए मेरा कंट्री है इंडिया और इसके बाद फिर इसका बेस लाइन ये है,
तो यहां से जो 12 नॉटिकल माइल का जो रीजन होगा ना, तकरीबन 21.9 किलोमीटर का जो रीजन होगा, 1290 नॉटिकल माइल का जो रीजन होगा, वो टेरिटोरियल सी का रीजन होगा। ये मेरा रीजन है, लेकिन उसके बाद का रीजन भी मेरा है, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहेंगे, जो कि 200 नॉटिकल माइल तक जाएगा। इस रीजन में हम क्या कर सकते हैं, मैराइन रिसोर्सेज जो हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज यहां पर पाए जाते हैं उसको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो हाई सी का रीजन है वो हमारा नहीं है, यहां पर हम एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये नहीं होता है कि यहां पर दूसरे कंट्री अपना एरोप्लेन लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल एयर स्पेस रहता है सिर्फ और सिर्फ जो टेरिटोरियल सी है उसमें आप दूसरे कंट्री क्या कर सकते हैं, अपनी प्लेन लेके नहीं जा सकते हैं, वो नेशनल एयर स्पेस होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कुछ निटी ग्रिटी से क्वेश्चन ऑफ कोर्स यूपीएससी पूछती है। यू कैन सी आउट हियर, यहां पर क्या बोल रहा है कि इन द पास्ट फ्यू ईयर चाइना हैज आल्सो ट्राइड टू स्टॉप अदर नेशन फ्रॉम कंडक्टिंग एनी मिलिट्री और इकोनॉमिक ऑपरेशन विदाउट इट्स कंसेंट। ये जो साउथ चाइना सी का रीजन है ना, उसमें क्या कर रहा है चाइना, किसी दूसरे को ना ही मिलिट्री इंटरवेंशन करने देता है, ना ही इकोनॉमिक ऑपरेशन करने देता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री यहां पर क्या करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। चाहे आप कह सकते हैं कि वियतनाम चाहता है ओएनजीसी विदेश आकर के यहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन करे, तो उसके लिए क्या बोलता है चाइना कि आप पहले मेरे से कंसेंट लीजिए, पूछिए, क्योंकि ये सारा रीजन जो है वो मेरे EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। पर आप समझिएगा कि ये जो 2000 किलोमीटर तक वो अंदर घुस जा रहा है, लेट मी शो यू, मैं क्यों ये बोल रहा हूं। अगर मैं आपको एक इस मैप से समझाऊं और चाइना का अगर रीजन जो है वो यहां तक है और ये बोल रहा है कि 2000 किलोमीटर तक यहां तक मेरा जगह है, पर अनक्लॉज तो ये बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ अब 200 नॉटिकल माइल तक ही आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए कि चाइना क्या करता है ना, कि स्पार्टले आइलैंड में 6-7 आइलैंड को कब्जा कर लिया। अगर आइलैंड नहीं है तो उसने क्या किया, आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया। और अगर जो उसका पुराना आइलैंड है, मान लीजिए कि ये पुराना आइलैंड है, उसका जो लेंथ और ब्रेथ है उसको अपने आप बढ़ा दिया और उसके बाद फिर वहां से 200 नॉटिकल माइल कैलकुलेट किया है। और ये जो आप 9 डैश लाइन देख रहे हैं वो उसी के मदद से बनाया गया है। मतलब ये क्या करता है, चाइनीज आर्टिफिशियल आइलैंड बनाता है, जो एग्जिस्टिंग आइलैंड है उसका साइज बढ़ा देता है और इससे 200 नॉटिकल माइल करते हुए ये 9 डैश लाइन के ऊपर ये अपना क्लेम कर रहा है। तो ऑफ कोर्स चाइनीज दिमाग है, कुछ ना कुछ अतिक्रमण करने का काम करते ही रहता है और वही साउथ चाइना सी में भी कर रहा है। हम लोग अपने लद्दाख का रीजन में भी देखते हैं कि चाइनीज किस तरह से एंट्री करता है हमारे, चाहे वो पेंगोंग शो का रीजन हो, चाहे लद्दाख के वेरियस रीजन्स हो, चाहे भूटान का रीजन हो। नाउ यूएन लॉ के बारे में यही समझते हैं कि यूएन क्या था, 1982 में ये लॉ लाया था, ये फ्रेमवर्क लाया था, क्योंकि साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट था वो बढ़ते जा रहा था। 1994 में ये ट्रीटी जो है वो साइंड हो गई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी फोर्स में आया 1994 में। यू कैन सी आउट हियर इंश्राइन 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, वो कॉन्सेप्ट जो है वो 1994 में लॉन्च हुआ और इसी का फायदा क्या कर रहा है, चाइनीज उठा रहे हैं और 9 डैश लाइन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पर ये जो 200 नॉटिकल माइल का है ना, ये बहुत ही फियर्सली डिस्प्यूट किया जा रहा है ये पूरे साउथ चाइना सी का रीजन में बाय डिफरेंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। नाउ मैं इसी पॉइंट के बारे में आपको बात कर रहा था कि चाइना ने क्या किया है, पोर्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन क्या किया है, यहां पर डेवलप किए हैं। पारेशल आइलैंड और स्प्रेटले आइलैंड 27 आउटपोस्ट बना करके रखे हुए हैं। मतलब कि जो भी छोटे छोटे देश हैं उनको डराने में कोई भी कमी छोड़ी नहीं है, चाहे वो पैरासेल आइलैंड हो, चाहे वो स्प्रेटले आइलैंड हो, यहां पर इसका दबदबा बहुत ज्यादा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, स्प्रेटले आइलैंड की अगर बात करें ना तो उसमें तो वियतनाम के जैसे कि बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप समझिए। तो इसमें वियतनाम ने बहुत सारे छोटे पार्ट जो हैं, इसके छोटे छोटे आइलैंड जो हैं वो वियतनाम के अंडर हैं, कुछ मलेशिया के अंडर हैं, कुछ फिलीपींस के अंडर हैं, लेकिन 7 या 8 जो हैं वो आपके चाइना के अंडर भी है।
ठीक है, तो यहां तक का प्रभुत्व तो स्प्रेटले में हो गया है चाइना का भी। लेकिन पैरासेल आइलैंड की बात करें ना, तो ये पूरी तरह से बीजिंग के कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है। वेरएज स्कार्बोरो शोल जो है वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन द फिलीपींस एंड चाइना। इसी को लेकर के ये मुद्दा जो है वो अभी तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना ने बैरिकेटिंग करके रखा था कि इस रीजन में फिलीपींस क्या कर सकता है, नहीं आ सकता है फिशिंग के लिए। फिलीपींस ने यही जो बैरिकेटिंग थी उसको हटाया है, और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉइंट है और ज्यादा एक्सक्लेट कर सकता है इन दोनों के बीच में। बट साउथ चाइना से इंपॉर्टेंट क्यों है? साउथ चाइना से इंपॉर्टेंट है बहुत सारे कारणों के लिए। हम लोग 3 कारण को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ये जो रीजन है वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर 11 बिलियन बैरल तेल हैं और उसके साथ साथ 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का नेचुरल गैस है, यानी कि ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व जो हैं वो पूरे साउथ चाइना सी में भरे पड़े हैं। और जिसके पास कंट्रोल होगा ये सारे छोटे छोटे आइलैंड का, वो 200 नॉटिकल माइल तक जाएगा और उस रीजन को क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। तो इसीलिए स्प्रेटले आइलैंड का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रुनई के पास बहुत ज्यादा तेल के भंडार हैं। पार्सल आइलैंड के पास भी मैं बताया ना कि ओएनजीसी क्या कर रहा है, वियतनाम के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम यहां पर स्टार्ट किया हुआ है। और यही चीज चाइना को पसंद नहीं है कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस वाले जगह में ये छोटे छोटे देश क्या करने लगे, थोड़े से समृद्ध हो जाएं भारत और यूएस के मदद से ना। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साउथ चाइना सी जो है उसमें 10% पूरा वर्ल्ड का फिशरी जो है वो लोकेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है और यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है फिलीपींस और चाइना के बीच में। चाइना क्या करता है, इस रीजन में फिशिंग करना अलाउ नहीं करता है, वेयरएज फिलीपींस ये कह रहा है कि ये हमारा ट्रेडिशनल राइट है फिशिंग करना। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शिपिंग से रिलेटेड है। यहां पर दुनिया का 1/3 जो माल है वो इसी रूट से जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जहां से चाइना का भी क्या है, बहुत ही ज्यादा ट्रेड होता है। जो 75% ऑफ द ऑयल का जो ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू ही चाइना के पास आता है। और अगर कुछ नंबर में बात करें तो 21% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो होता है ना वो साउथ चाइना सी से होता है। और 2016 में इसका जो वैल्यू था वो अराउंड $3.37 ट्रिलियन की थी, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट है। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एंड फॉर द वर्ल्ड एज वेल। नाउ अब वे अहेड क्या है? लड़ाई तो हो रही है, फिलीपींस की लड़ाई हो रही है चाइना से, चाइना की लड़ाई हो रही है वियतनाम से, मलेशिया भी है, ब्रुनई भी है। तो आगे इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो मैं पहला ये बताऊंगा कि इंडिया और यूएसए को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। और इंडिया ने अपना स्टैंड जो था पहले, जिसको कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट की या फिर न्यूट्रल पोजीशन रखने का जो स्टैंड था, उसको चेंज किया है भारत ने। और भारत क्या कर रहा है, फिलीपींस जैसे कंट्रीज को अपना स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यानी कि ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जो है वो सेल कर रहा है। उसके साथ साथ वियतनाम को भी बात चल रही है कि वो तेजस जैसे जो स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे फाइटर प्लेन्स हैं वो दिए जाएं। फिलीपींस से भी बात चल रही है। इट सिंपली मींस दैट इंडिया और यूएसए भी क्या करना चाहता है, अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो इन छोटे छोटे कंट्रीज को देना चाहता है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं चाइना जैसे सुपर पावर का। ये तो बात हो गया कि एक्सटर्नली ये रीजन को कौन हेल्प कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये आ सकता है कि ये सब मिलकर के कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो जो रीजन पर जिस जिस कंट्री का ऑक्यूपेशन है उसको मान लिया जाए। जैसे कि अगर स्प्रेटले आइलैंड में 6-7 आइलैंड के ऊपर चाइना का भी अगर कब्जा है तो उसे मान लिया जाए। उसी तरह से फिलीपींस का जहां है, जहां पर आपका वियतनाम का है, ये लोग क्या करते हैं कि ऑल आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम करते हैं। दैट इज रॉन्ग। जब तक आप दूसरे का ऑक्यूपेशन को नहीं मानेंगे तब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो पाएगा और आगे पॉइंट नहीं बढ़ पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके साथ साथ कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क कर सकते हैं ये सारे कंट्रीज को एक साथ लाने के लिए। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट क्या है, क्यों साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।